ये ब्लास्ट क्या होता है, ये धमाका क्या होता है, इसको आपने जिया है। इसलिए एमएस बिट्टा, ये सवाल जब जब आता है तब यह भी सवाल बिल्कुल सामने होता है कि विचारधारा क्या है, ये रेडिकलाइजेशन के पीछे है कौन, और क्या हर गली में, हर चौराहे पर, हर सीसीटीवी के किनारे पे 4 पुलिस वाले खड़े करना विकल्प है? क्योंकि यह भी पूछा जा रहा है बार बार कि भाई पुलिस कहां थी, एजेंसियां क्या कर रही थी। इसलिए बिट्टा साहब यह सवाल अहम हो जाता है। बिट्टा साहब तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है। प्रेम शुक्ला, यही सवाल मैं आपके पास लेकर चलना चाहता हूं, क्योंकि सवाल कई शक्लों में पूछे जा रहे हैं, सवाल कई तरीके से फ्रेम किए जा रहे हैं जी। और कुछ लोग इस बात से भी खुश हैं कि भाई आप लोग ये कहते थे कि इतने साल हो गए और कोई धमाका हुआ क्या दिल्ली में, कोई धमाका हुआ क्या मुंबई में। वो खुशी भी मैं कुछ लोगों के चेहरे पर देख पा रहा हूं, पढ़ पा रहा हूं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये विचारधारा, क्या ये रेडिकलाइजेशन किसी तरह खत्म करने की योजना है, या फिर ऐसे ही बस सब्र करते रहें कि जब तक एजेंसियां ठीक काम कर रही तब तक बचे रहेंगे और जिस दिन थोड़े से ढीले हो गए एक और बड़ा ब्लास्ट होगा? राम मोहन जी, जो लोग बम कांड पर, जिसमें जो है इंसानों की लाशें बिछी हैं, उस पर खुश हो रहे हैं, वो शैतान हैं। ऐसे शैतानों का इलाज निश्चित तौर पर होना चाहिए, न केवल बमकांड करने वालों का, बल्कि बमकांड की प्रेरणा देने वालों का भी, और बमकांड होने पर इंसानों की मौत पर खुश होने वालों का भी जालिम इलाज इस देश में जरूरी है। क्योंकि किसी भी की मृत्यु हो, अगर आप जो हैं किसी को रेडिकलाइज करके, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जिस तरह का मॉड्यूल पकड़ा गया है, और ये कोई पहली बार तो पकड़ा नहीं गया है। आपको ध्यान होगा कि जली संसारी, डॉक्टर जली संसारी 1990 में डॉक्टर बम के नाम से जाने जाते थे। 90, 91, 92 में वो भी पेशे से डॉक्टर थे और सिमी के एक्टिविस्ट थे, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने 1990 के दशक से और तब से लेकर 2025 तक टाइगर मेमन, उसका भाई याकूब मेमन चार्टर्ड अकाउंटेंट था, टाइगर मेमन खुद बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इसी तरह से ऐमन अल जवाहिरी खुद डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े लोग। पहले तो ये कहा गया लंबे समय तक, दशकों तक ये भ्रम पूरी दुनिया में फैलाया गया कि आतंकवाद से लोग कट्टरपंथ को इसलिए स्वीकार कर रहे हैं और आतंकवाद की तरफ इस तरफ मुड़ रहे हैं क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो अशिक्षित है, क्योंकि वो जो है पूरी तरह से जो है मजलूम है। लेकिन ना तो कोई मजलूम है, न कोई गरीब है, न कोई अशिक्षित है। हाईली एजुकेटेड लोग हैं, वो प्रोफेसर, डॉक्टरों के में भी प्रोफेसर जैसे पद पर पहुंचे हुए लोग हैं। और उसके बाद उनकी तमन्ना है कि सैकड़ों निर्दोषों की जान ले लेना चाहते इस आधार पर कि जिनकी जान लेना चाहते हो किसी अन्य धर्म के अनुयायी हैं। तो ये मजहबी कट्टरपंथ जो है, इसके बीज बोने वाली जो संस्थाएं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जैसे बात हो, जैसे आप सिमी पर कार्रवाई की बात करते हैं, कौन सियापा मैं आऊंगा, मैं जैसे पीएफआई पर कार्रवाई की बात करते हैं, इस पर मैं आता हूं, लेकिन मैं एमएस बिट्टा के पास चलना चाहता हूं। मोहम्मद पर कार्रवाई होती है, एमएस बिट्टा साहब, जी एमएस बिट्टा साहब, क्या ये केवल हम इंतजार करें कि हमारी एजेंसियां जिस दिन थोड़ा पीछे रह जाएं, जिस दिन 4-6 घंटे डिले हो जाएं, उस दिन एक और धमाका हो, या फिर इसको तोड़ने का कोई तरीका हो सकता है? एमएस बिट्टा, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ये ब्लास्ट 14 साल बाद नहीं, 32 साल के बाद ये ब्लास्ट। 32 साल मेरे ऊपर भी कार बम चला पार्लियामेंट के पास, मेरे ऑफिस के अंदर 35 लोग शहीद हुए, 80 के करीब जख्मी हुए। ठीक, निंदा है, सब तरफ निंदा है, हर धर्म निंदा कर रहा है, और कार्रवाई की भी यकीन दिला रहे कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो इसके ऊपर भी हुई, कार्रवाई तो इसके ऊपर भी हुई। ये तस्वीरें मेरे ऊपर चले कार बम की, 1 महीना रेकी करते रहे, जनपद होटल पे ब्लास्ट किया,
सुप्रीम कोर्ट में केस चला, होगा क्या बाद में, मैं वो उस मुद्दे पे आना चाहता हूं। जो आपने, मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आपने इतिहास के खूनी पन्नों को खोल करके बताया, कोई बताने की कोशिश नहीं कर रहा। न्यूज चल रही है चैनल पे, आपने विस्तारपूर्ण तरीके से बताया। क्या 32 साल के बाद मुझे क्या मिला? इन पीड़ितों को क्या इंसाफ मिलेगा? जो शहीद हो गए, जो जख्मी हो गए, क्या मिलेगा? मुझे इंसाफ ये मिला, 3 आतंकवादी पॉलिटिशियन छुड़वा के ले गए, एक अभी तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली के पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, अब कहते गुरु तेग बहादुर जी का दिन बड़ा आ रहा है, उस आतंकवादी 4 छूट गए, जिसमें पुलिस ने पूरी मेहनत की, जजेस ने पूरी मेहनत की। और मैं ये पूछना चाहता हूं, कपिल सिब्बल जी ने क्या ठेका ले रखा था उन आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए? कहां से पैसा आया? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। क्या बना कपिल सिब्बल केस लड़ने के बाद, फांसी से बचाने के बाद? लॉ मिनिस्टर हिंदुस्तान के एस तुलसी, सीनियर एडवोकेट, क्या मिला? मेरे खिलाफ प्रोफेसर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, इंजीनियर, वो भी इंजीनियर था, आरडीएक्स का माहिर था, उसको बचाया। उसको क्या दिया? कांग्रेस की लीडरशिप ने दिया उसको राज्यसभा। अब कौन है? मुकुल रस्तोगी, एक टाइम की पेशी की फीस 25 लाख, मैं देता हूं 5 लाख। और जो मेरे साथ शहीद हो गए, वो कहां से केस लड़ेंगे? बात अगली करे, ये बात तो गर्म है, चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने विस्तारपूर्ण तरीके से पुराने केसों को खोला। क्या उसके बाद वोट बैंक की पॉलिटिक्स होगी? मुझे तो 32 साल में ये मिला, ये बम ब्लास्टों में आतंकवादी सब छूट गए और पैसे मेरी खून पसीने की कमाई से जेब से लग गए। क्या जो विक्टिम है लाल किला में, जो शहीद हो गए, उनके परिवारों को, सरकारों को चाहिए इनके लिए खुद वकील खड़े, खुद वकीलों को सरकार पैसा दे और गवाहों की सुरक्षा करे और जजेस की सुरक्षा करे और एक लक्ष्मण रेखा खींची जाए वकीलों के लिए। वकील को खुदा नहीं है जनाब, खुदा नहीं है वकील, हिंदुस्तान भारत माता। लेकिन जो बिट्टा साहब आप कह रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि जिन वकीलों ने आतंकवादियों के केस लड़े, उनको बड़े बड़े इनाम मिले, उनको बड़े बड़े पद मिले, वो सरकार में बड़े पदों पर गए। हाँ। ये बिट्टा साहब अगर कह रहे हैं तो इसकी पीछे की, अरे मैं गवाह हूं, बिल्कुल, मैं मर के बचा हूं, मैं बोनस की जिंदगी का गवाह हूं। लाओ किसी वकील को मेरे सामने, वकील खुदा बन गया क्या? पैसे के लिए केस लड़ोगे? हम भारत मां के लिए लड़ते हैं, बार बार मरेंगे, बार बार जन्म लेंगे और भारत मां के लिए लड़ेंगे। ये मैं नहीं, अब वकीलों को बुरा नहीं कहता, पर देश को तोड़ने वालों के लिए अगर कोई वकील खड़ा होता है, वो देश का दुश्मन है, चाहे 50 लाख खींच लेता लेकिन हो, उनको प्रश्रय देने वाले, उनको प्रमोशन देने वाले, उनको पद देने वाले, वो भी तो किसी विचारधारा का सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी तो रेडिकल विचारधारा का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, फिर कसाब के वक्त, अफजल के वक्त सुप्रीम कोर्ट खुलवाई गई, रात को सुप्रीम कोर्ट खुलाई गई। कौन थे? बड़े बड़े बुद्धिजीवी, कौन थे? कपिल सिब्बल जैसे लोग। ये देखिए अफजल को फांसी कैसे दिलाई, दिखाइए लोगों को कैसे दिलाई अफजल को फांसी। कोई साथ मेरे साथ था, परिवार थे, अब्दुल कलाम को मेडल दिलाए, वापस फांसी दे दो, नहीं तो मेडल वापस ले लो, फांसी देके फिर मेडल लिए जनाब। ठीक है, ये है लड़ाई। एमएस बिट्टा को लोगों को इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि वो इस सिस्टम को एक्सपोज करते हैं, जो सिस्टम सामने तो ये कहता है कि हमें बहुत दुख हुआ, हमें बहुत सांत्वना है, हमको बहुत शौक लगा, ये तो ट्रेजिक हो गया, लेकिन पीठ पीछे वो क्या करते हैं? आतंकवादियों के लिए वकील खड़े किए जाते हैं, आतंकवादियों के लिए लड़ने वालों को फिर बड़े पद देकर नवाजा जाता है और बड़े बड़े संगठन इसके पीछे लग जाते हैं, जिनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, अभी खुद कुछ लोग इसको आकर बता देंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अजय वर्मा इस बात का जवाब दें, इस बात का जवाब दें कि क्या ये एक तरह से आतंकवादियों के साथ खड़े होने की हरकत नहीं है? क्या ये रेडिकल तत्वों को संरक्षण देने की हरकत, आतंकवादियों का साथ देने की हरकत ना मानी जाए, जिसके बारे में बिट्टा साहब कह रहे हैं? राम जी, कौन दे रहा है? कल की घटना के ऊपर आप डिबेट कर रहे हैं। इतनी दुखद और निंदनीय घटना इस देश पर हो गई जी, और देश की हम सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली में कोई क्या देश में डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, पर नहीं मारेंगे परिंदे, लेकिन बड़ी दुखद घटना है और इस पे भी लोग राजनीति करके रोटियां अगर सेके कोई भी किसी दल का आदमी, तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। कायदे में तो वैसे पूरा देश रोज जिसे दिखा रहा है, डिबेट भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि आपने करी है तो विचार तो होने चाहिए, सवाल तो बनते ही हैं जनता के कि वो कैसे आखिर
कहाँ से घुसियाए वो 300 किलो का RDX? कैसे जो RDX या कोई भी और दूसरा है अखबार कोई RDX लिख रहा, कोई अन्य विस्फोटक सामग्री लिख रहा है, फरीदाबाद में किसकी सरकार है वहाँ पकड़ा गया।